गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8th 9th का कॉमन टॉपिक है साइंस का ध्वनि साउंड। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। ध्वनि क्या है, हमारे जीवन में अहम रोल है। हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो वो ही ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं। जब हम बोलते हैं, दूसरे तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, तो वो क्या होता है, कंपन के माध्यम से वो आवाज़ जाती है। और उसके बीच में एक माध्यम की भी ज़रूरत होती है। माध्यम जैसे हवा है, हवा के माध्यम से दूसरे के कानों तक वो आवाज़ पहुंचती है। अगर बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो हम अपनी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल होती है। इस अध्याय में हम कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करोगे। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करेंगे। ये आपको ये बता रहा है, जैसे घंटी है, एक तो स्थिर घंटी है, उसको हाथ लगाकर छू के देखोगे तो कुछ नहीं आप अनुभव करोगे। एक जो बज रही है, उसमें साउंड आ रही है, तो आप हाथ लगाओगे तो कंपन सा फील होगा, यानी कंपन के द्वारा ही साउंड आगे तक पहुंचती है। कंपन होता क्या है, उस चीज का आगे पीछे होना ही कंपन कहलाता है। अब बात करते हैं सर्व्य, प्रासर्व्य, अपसर्व्य ध्वनि की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। सर्व्य ध्वनि दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपसर्व्य ध्वनि। और प्रासर्व्य ध्वनि। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपयमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपयमान वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनि को असर्व्य ध्वनि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, असर्व्य या अपसर्व्य, बात सेम ही है। अपसर्व्य में क्या होती है, ऐसी ध्वनि जो मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य के कान के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, उसमें क्या होती है, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की ध्वनि है, मनुष्य नहीं सुन सकता।
या 20 हर्ट्ज से कम, क्या लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज, 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति होती है उसे मनुष्य नहीं सुन सकता, वो कौन सी कहलाती है, अपसर्बीय ध्वनि। जो हर्ट्ज है वो हमारा आवृत्ति को मापने के लिए जो मात्रक है वो क्या किस में मापा जाता है, हर्ट्ज के द्वारा, ध्यान रखना। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होता है। श्रव्य ध्वनि कितने तक होती है, इससे ज़्यादा, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर कितने तक होगी, 2000, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, इनके जो बीच की आवृत्ति होती है वो क्या होती है, श्रव्य ध्वनि। इसको हम मानव कान सुन सकते हैं। जो अपश्रव्य ध्वनि है इनको कौन, कुत्ता, कुछ जानवर भी है कुत्ता वगैरह, इसको क्या है सुन सकते हैं, कुत्ता सांप वगैरह है, बिल्कुल कम ध्वनि होना उसको भी वो अनुभव कर सकते हैं। इसको कौन कौन सुन सकता है, मनुष्य। इसको तो बहुत सारे जीव जंतु भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की ध्वनि होती है उसे क्या बोला जाता है, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक जो ध्वनि होती है उसे बोला जाता है प्राश्रव्य, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, जो शोर कहलाता है। ये कौन सी कहलाती है, प्राश्रव्य ध्वनि। ये है हमारी श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य में क्या आता है, 20 कंपन 20 हर्ट्ज से कम की आती है अपश्रव्य में। श्रव्य में आती है जो सुनने योग्य हो, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, वो क्या होती है, श्रव्य ध्वनि। और जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है, आपको नॉलेज होना चाहिए तीनों के बारे में। श्रव्य जो हम सुन सकते हैं हमारे कानों के द्वारा वो कितने तक होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अपश्रव्य एक तो 20 हर्ट्ज से कम होगी, प्राश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा अधिक जो साउंड करे, और जो अपश्रव्य में क्या होता है बिल्कुल धीमी जो ध्वनि हो जिसे हम हमारे कान सुन नहीं सकते। अब बात करते हैं शोर व संगीत की। शोर व संगीत में क्या अंतर होता है, संगीत में क्या आता है, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों के लिए अच्छी हो, हमारे कानों को अच्छा महसूस हो, अच्छा फील हो, वो कौन सी ध्वनि होती है, संगीत कहलाती है। ऐसी ध्वनि जो बहुत ज्यादा शोर करे, बहुत ज्यादा साउंड में हो, वो कौन सी कहलाती है, शोर कहलाता है। जैसे ट्रक व बसों का हॉर्न, क्लास में बच्चों का शोर क्या कहलाता है, शोर कहलाता है, जो हमारे कानों के लिए अप्रिय होता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और संगीत वाली ध्वनि को सुस्वर ध्वनि भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण से पहले कुछ और करते हैं, आवर्ती और आवर्तकाल के बारे में बात करते हैं। आवर्ती और आवर्तकाल।
आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी जितनी एक सेकंड में जितने दोलन पूरा करते हैं, जितने दोलन होते हैं, वो क्या कहलाती है? आवृत्ति। प्रति सेकंड दोलन, जितने एक सेकंड में दोलन पूरे होते हैं वो हमारी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम हर्ट्ज से नापते हैं, जिसका संकेत है HZ। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? 1/आवृत्ति से इसे डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे आवर्तकाल के अंदर? आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, और ये 1/आवृत्ति होता है। आवर्तकाल इक्वल टू 1/आवृत्ति। एक बात आती है प्रबल ध्वनि और दुर्बल ध्वनि की। प्रबल ध्वनि में क्या आता है? जो मोटी आवाज हो, बहुत ज्यादा साउंड हो, और क्षीण, दुर्बल की जगह क्षीण उपयोग किया जाता है। क्षीण ध्वनि में क्या आता है? बिल्कुल तीखी आवाज। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक वयस्क से कीजिए, क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए हम ये किस प्रकार भिन्न है? आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य पर निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति को कंपित होता है, इसलिए इसका तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दाढ़ तारतम्य मंद होती है। तथापि शेर की दाढ़ अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या है? दुर्बल होती है। शेर की आवाज मोटी होती है और पक्षी की आवाज क्षीण होती है, पतली होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाजों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक क्या होती है? तीखी होती है मनुष्य से महिला की आवाज। यह है हमारी आवृत्ति, आवर्तकाल, तारतम्य और प्रबलता। और ध्वनि को सुनने के लिए क्या होता है? किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम क्या है? हवा है। हवा के माध्यम से हम अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर निर्वात में क्या है? हम अपनी आवाज को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकेंगे। ध्वनि का जो संचरण है वो निर्वात में नहीं होता। कान के मनुष्य के कर्ण के बारे में, कान के बारे में बात करते हैं। कान का बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जो हमारे कान की जो बाहरी जो आकृति होती है, जो सामने दिखाई देती है, वो किस जैसी होती है? एक कीप नुमा होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, जब हमारे कान में ध्वनि प्रवेश करती है, तो ये एक नलिका से गुजरती है। इस बाहर के जो आवरण होता है उसके आगे क्या एक नलिका बनी होती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। उसके बाद में उस नलिका के आगे क्या आती है? एक झिल्ली आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्णपटल या कान का पर्दा बोला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कर्णपटल क्या कार्य करता है, इसके लिए कुछ प्रयोग।
दिए हुए हैं। कर्णपटल एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि की कंपन कर्णपटल को कंपित करता है। कर्णपटल कंपनों के अंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेत कहाँ तक जाता है? मस्तिष्क, हमारी मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को क्या है? सुन पाते हैं। क्या होता है ये जो कान की बाहर की जो आकृति है कीपनुमा होती है। यहाँ से जब आवाज टकराती है तो अंदर एक नलिका बनी होती है। उस नलिका के माध्यम से कहाँ जाती है? कर्णपटल यानी कान के पर्दे पर टकराती है। जो कान का पर्दा है उस आवाज को कहाँ भेजता है? मस्तिष्क तक भेजता है। मस्तिष्क में क्या है? मस्तिष्क तक भेज देते हैं और इस प्रकार हमें क्या है, जो हमारी जो दूसरों की ध्वनि हमें सुनाई देती है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, बहुत ज्यादा आवाज हो, बहुत ज्यादा तेज शोर हो, बहुत ज्यादा साउंड हो, उस वो क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण। हमारे कानों के लिए अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु प्रदूषण अवांछित गैसों तथा कणों में उपस्थित वायु प्रदूषण उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे कानों के लिए अप्रिय हो वो क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? स्रोतों का मतलब है ध्वनि प्रदूषण कहाँ से उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनि, वाहनों का जो तेज साउंड होता है उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। विस्फोट, पटाखों का फटना, बम का फटना, मशीनों द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो बहुत ज्यादा साउंड करते हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण ही उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं इससे हानियां क्या होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण से हमें लॉस क्या होता है। क्या आप जानते हैं परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। यानी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, गंदा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होती है? अनिद्रा यानी नींद न आना, अति तनाव, उच्च रक्तचाप यानी बीपी का बढ़ना, चिंता, टेंशन, तथा अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी और स्थायी रूप से कम हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा शोर यानी ध्वनि प्रदूषण के अंदर रहेंगे तो जो हमारे कानों की जो क्षमता है स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से कमजोर हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, यानी ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरण में रवशामक युक्ति यानी साइलेंसर लगानी चाहिए, यानी जो साउंड कम करे ऐसी युक्ति हमें यूज करनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर लगाना चाहिए। उद्योग वगैरह है जो भी साउंड करते हैं वो गांव से दूर स्थापित करने चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन व संगीत निकायों की ध्वनि
प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास क्या करना चाहिए, आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने से चाहिए, जिससे ध्वनि हमारी आवासीय क्षेत्रों में ना पहुंच सके। जो ये कह रहा है कि जो रोड है, सड़क है, उनके चारों ओर पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है जो वाहन वहाँ से गुजरते हैं, जो उनका साउंड होता है, अगर बीच में पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, साउंड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। यही इसके उपाय है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।